हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ लेते हैं 9th क्लास में फिज़िक्स। 9th क्लास का क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? फिज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको फिज़िक्स के डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आप लोगों को? फिज़िक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिज़िक्स क्या है बेटा? ये है एक ब्रांच ऑफ साइंस। किसका ब्रांच है फिजिक्स? किसका ब्रांच है बेटे? साइंस का। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे। किस चीज़ का स्टडी करेंगे बेटा? सब लोग बोलेंगे किस चीज़ का स्टडी करेंगे बेटा? हम लोग स्टडी करेंगे नेचर का, नेचर एंड नेचुरल हैपनिंग्स। किसका बेटे? नेचुरल हैपनिंग्स। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में बता देता हूँ कि फिज़िक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? नेचर और नेचुरल फिनोमेनास की या नेचुरल हैपनिंग्स की कह सकते हैं आप लोग। मतलब ये कि जैसे दिन रात का होना, सूर्य का उदय होना, रात का होना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आपका अभी बेंच पर बैठना, मेरा ऐसे खड़े होकर के पढ़ाना, पेन से नोटबुक पे लिखना, मार्कर से बोर्ड पे लिखना, मेरी आवाज़ का आपके कान तक पहुंचना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो हम इस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ेंगे, जिसको हम किस नाम से बुलाएंगे आगे चल करके? फिजिक्स के नाम से बुलाएंगे। मेरे ख्याल से सब बच्चों को आइडिया आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार इसका डेफिनेशन बोल देता हूँ, आप लोग नोटबुक के नोट कर लीजिएगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास और नेचुरल हैपनिंग्स इज कॉल्ड फिजिक्स। गॉट माई पॉइंट? वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लास 9th में पढ़ने हैं। क्लास 9th का बेटे आपका सबसे पहला टॉपिक है फिजिक्स में, सबसे पहला चैप्टर है आपका मोशन। बेटे नाम क्या है चैप्टर का? आपके मोशन नाम है। मोशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे जो चीज़ें हैं वो कैसे चलती हैं, कैसे हम उनको चलता हुआ बोलते हैं, कैसे हम उनको रुका हुआ बोलते हैं, कैसे अलग अलग तरह के जो मोशन की परिस्थितियां हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बेटे आपके लिए ये एक नया टर्म है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, और याद रख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी आसान हो जाएगा आगे का। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग which is measurable। मतलब किसी भी चीज़ की वो क्वांटिटी जिसको क्या किया जा सकता है बेटे? मेज़र किया जा सकता है। चाहे आप उसको डायरेक्ट किसी मेथड से मेजर करो, चाहे आप उसको किसी इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करो, लेकिन क्या करना जरूरी है? किसी चीज़ का मेजर होना जरूरी है। और हर वो चीज़ दुनिया की जो मेजरेबल है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं बेटे? फिजिकल क्वांटिटी के नाम से हम लोग बुलाते हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटे? द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम क्या बुलाएंगे बेटे? फिजिकल क्वांटिटी बुलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पिछले क्लासेस में जिन फिजिकल क्वांटिटीज से आपका पल्ला पड़ा है, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं, मैं उनके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मास ऑफ ए बॉडी, जैसे आपने एरिया पढ़ा है, एरिया, जैसे आपने बेटे वॉल्यूम पढ़ा है, जैसे बेटा आपने डेंसिटी पढ़ा है, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल डिस्टेंस आपने पढ़ा है, जैसे आपने किसी चीज़ की स्पीड के बारे में सुना है, जैसे आपने फोर्स के बारे में सुना है, जैसे आपने
प्रेशर के बारे में सुना है, ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटे, दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटे, मेजरेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं में से किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं, जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि उस कमरे का वॉल्यूम जो है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बोलता हूं उस कमरे का वॉल्यूम है बेटा 10 मीटर क्यूब। कितना है बेटे उसका वॉल्यूम, 10 मीटर क्यूब, या मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूं 100 मीटर क्यूब। कितना बोल दिया बेटे मैंने आपको, 100 मीटर क्यूब। 100 क्या है बेटे, 100 इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या है बेटे, मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटे इस फिजिकल क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड है। और ये मीटर क्यूब क्या है बेटे, ये है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं किसी भी बॉडी का जो मास है, मान लीजिए मैं बोल देता हूं किसी बॉडी का मास कितना है बेटे, 10 kg। तो इस तरीके से तो हमने यहाँ वॉल्यूम को मेजर किया था, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी के मास को मेजर कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, वॉल्यूम को जैसे मैंने यहाँ मीटर क्यूब में मेजर किया है, तो क्या मैं इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकता था, या फिर मान लीजिए मैं उसको बोल दूं कि किलोमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकता था। तो कहने का मतलब क्या, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, बट अल्टीमेट हमारा मकसद है किसी भी ऐसी क्वांटिटी को देखना जो क्या हो, मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर कर सके। उस हर तरह की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इकट्ठे करने हैं और अपनी नोटबुक पे लिख करके रखने हैं, और फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि आपने कौन कौन से एग्जाम्पल्स नोट कर लिए हैं। फिर हम देखेंगे कि उनमें से कौन सी क्वांटिटीज आपने ऐसी इकट्ठी करी हैं जो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी, और कौन सी ऐसी क्वांटिटीज आपने इकट्ठी करी हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाएंगी। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? सिमिलरली मैं मास को यहाँ ग्राम में भी मेजर कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ किलोग्राम में किया है, ग्राम में भी कर सकता हूं, कोई और भी यूनिट हो सकती है इसकी, बहुत सारी तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्या सब बच्चों को इतना क्लियर है? कुछ एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बेटे, कुछ एक क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। हमें लगता ऐसा है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी मेथड से क्या नहीं कर सकते बेटा, हम उनको मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी खुश हूं, मैं अभी क्या हूं, खुश हूं। आप भी अभी क्या हैं, खुश हैं। आप कितने खुश हैं, क्या इसको आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, क्या इसको मेजर कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो ऐसी हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर ना किया जा सके वो क्या नहीं कहलाएगी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। और हर वो क्वांटिटी जो क्या कर पाएंगे आप, जिसको मेजर कर पाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से आप उसको मेजर कर पाएंगे, वो क्या कहलाएगी बेटे, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो 9th स्टैंडर्ड में हमारे काम आएंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी बेटे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा बेटा है हमारा, ये फर्स्ट है, दूसरा है बेटे हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, जान लेते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बोल देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे। मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं यहां लिखूंगा नहीं, मेरे पास समय नहीं है इतना। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which are explained on the basis of their magnitude only, or the physical quantities which require their magnitude to express them, which require their magnitude only to express them is called what? Scalar physical quantity. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं बेटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे, मान लीजिए मैंने किसी बॉडी का क्या लिखा बेटे, मास लिख दिया, और वो मास बेटे मैंने कितना लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 20 kg। मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया,
20 kg। क्या मैं किसी बॉडी के मास को सबसे पहले आपने देखना मेजर कर सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या इसका मतलब मास फिजिकल क्वांटिटी है? जी हाँ बिल्कुल है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या मास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है? जी देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो 20 है, जो ये नंबर है, जो क्या है बेटे, ये आपका नंबर है, जो नंबर है, इस नंबर को आप साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं बेटे? मैग्नीट्यूड। ये याद रखना पड़ेगा आपको, आपके लिए नई टर्म है पर आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत काम आएगा आपके। ये क्या है? मास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या है? ये मैग्नीट्यूड। और बेटे ये जो केजी है ये क्या है? इसका मास का यूनिट है। जैसे हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि कोई बॉडी है जिसका स्पीड जो है बेटे वो कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्या आप किसी भी बॉडी की स्पीड को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा भाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो फिर से ये नंबर आ गया भाई, इसका मतलब ये इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या है बेटे? मैग्नीट्यूड। क्या है बेटे? मैग्नीट्यूड। और ये किलोमीटर पर आवर क्या है इसका? इसका बेटे ये क्या है? यूनिट। क्या है बेटे? यूनिट। क्या सब बच्चों को ऐसे समझ आ रही है बात? ओके ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। मैं इनके एग्जाम्पल आपको नोट करवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ ए बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी, डिस्टेंस हो गया बेटे, स्पीड हो गया बेटे, एरिया हो गया बेटे, वॉल्यूम हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी भी आपने सुना होगा, डेंसिटी हो गया बेटे, और जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया बेटे, एनर्जी हो गया बेटे, वर्क डन हो गया बेटे। ये वो एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखे हैं जो आपको 9th क्लास में क्या आएंगे बेटा? काम आएंगे। सारी की सारी चीजें अगर आपको नहीं भी आती हैं तो आप इनको याद रख लीजिएगा कि ये सारी की सारी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मतलब इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है? उनके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड का मतलब आप लोग अभी तक भूले तो नहीं? नंबर। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? चलिए इनके बारे में ऊपर बात करते हैं। वेक्टर वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए। द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड as well as a well-defined direction or fixed direction to describe them is called what? A vector physical quantity। मेरे ख्याल से सब बच्चे डेफिनेशन नोट कर लेंगे। आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके आराम से नोट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है किसी को। बहुत बढ़िया। चलिए अब आराम से जानते हैं इसके बारे में। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी भाई, चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी है, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि वो मान लीजिए कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है, और वो मैंने ऐसा बोल दिया कि 20 मीटर पर सेकंड क्या है? टूवर्ड्स नॉर्थ है। टूवर्ड्स क्या है बेटा? नॉर्थ है। और मान लीजिए मैं बोलता हूं दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं फोर्स आपने लगाया मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए मैं बोलता हूं 50 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने। क्या लगाया? 50 न्यूटन का फोर्स लगाया टूवर्ड्स बोल दीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल साउथ लिख देता हूं मैं। और मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, किसी बॉडी का क्या है बेटे? डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटे? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको यहां बोलूंगा, ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग चीज होती है, सेम चीज नहीं है बेटे। अगर सेम होती तो उनके नाम अलग अलग नहीं होते, आप सोच सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए किसी बॉडी का, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बोलता हूं 30 किलोमीटर टूवर्ड्स मान लीजिए मैंने बोल दिया टोहाना।
क्या बोल दिया बेटे मैंने आपको? 30 किलोमीटर टुवर्ड्स टोहाना। चलिए चेक करते हैं, बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी, क्या आप किसी बॉडी की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर से वही बात करेंगे बेटा, 20 क्या है? नंबर है, तो क्या इसका मतलब ये इस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा बेटा? जी हाँ बिल्कुल रहेगा बेटा। और ये जो वाक्य है बेटा टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन है बेटा? फिक्स्ड डायरेक्शन मत भूलिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? फिक्स्ड डायरेक्शन। इसको क्या भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में आप इसको क्या भी बोल सकते हैं? वेल डिफाइंड डायरेक्शन, वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, या फिक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। और जिन क्वांटिटीज को हमें एक्सप्रेस करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होती है? एक फिक्स डायरेक्शन या वेल डिफाइंड डायरेक्शन की जरूरत होती है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज से डिनोट करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या सब बच्चों को इतना समझ आ रहा है? ओके। ऐसे ही सिमिलरली फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? सब बच्चे बताएंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 50। न्यूटन क्या है भाई? न्यूटन है यूनिट फोर्स का। ये टुवर्ड्स साउथ क्या है भाई? सब लोग बोलेंगे ये टुवर्ड्स साउथ क्या है? क्या ये फिक्स डायरेक्शन है? जी हाँ बिल्कुल ये फिक्स डायरेक्शन है। तो क्या इसका मतलब फोर्स भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? जी हाँ बिल्कुल फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की। क्या डिस्प्लेसमेंट में फिर से आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है? जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो क्या 30 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? जी हाँ बिल्कुल। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे? नंबर होता है और कुछ नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं है। ये किलोमीटर क्या है बेटा? यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का। ये टुवर्ड्स टोहाना क्या है भाई? ये टुवर्ड्स टोहाना क्या है? ये टुवर्ड्स टोहाना क्या है बेटे? ये एक फिक्स डायरेक्शन है किसी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ। आप यहां ऐसा भी लिख सकते थे 30 किलोमीटर टुवर्ड्स माई होम। आपका घर एक फिक्स प्लेस पर है बेटा, फिक्स प्लेस है आपका घर। मतलब कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किस तरफ इशारा कर रही हो, एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही हो, वो हर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या सब बच्चों को इस बात ये क्लैरिटी है इस बारे में? ओके। मैं कुछ और एग्जांपल लिख देता हूं, कुछ तो मैंने लिख दिए आपके सामने, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, कुछ आप नोट कर लीजिए। जैसे बेटा प्रेशर हो गया, सब लोग उससे वाकिफ हैं। जैसे बेटा आपका क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया। आपके लिए बस इतनी बहुत है। ये वो ही फिजिकल क्वांटिटी हैं जो 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ेंगे। क्या सब बच्चों को इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम अपने चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर के कोर टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम क्या है बेटे? मोशन नाम है जिसका। चलिए बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास बेटा दो टर्म्स हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या? रेस्ट। दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा? मोशन बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं? सब लोग बोलेंगे मोशन बोलते हैं। दूसरे को मोशन बोलते हैं। चलिए सबसे पहले रेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहां किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट की डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे बेटा, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और टाइम काफी ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके आराम से डेफिनेशन नोट करिए अपने नोटबुक पे। ओके, रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं, आप अपने सर को देख रहे हैं, तो क्या आप चलते हुए देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आप अपने रूम में बैठ करके सर को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप अभी रेस्ट पे हैं, जहां तक मेरा आइडिया है। आप आराम से अपने रूम में बैठ करके देख रहे हैं वीडियो को और डेफिनेशन नोट करेंगे अभी। तो आप मेरे ख्याल से अभी कहाँ हैं? रेस्ट पर है। चलिए डिफाइन करते हैं भाई। डिफाइन कैसे करें रेस्ट को? ठीक है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पर कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? नोट करिए आप। If there is no change in the position of a body, I am repeating it again. If there is no change in the position of a body with respect to its surrounding, with respect to its surroundings, with the passage of time, with the passage of time,
देन ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। तब वो बॉडी कहाँ कहलाती है? रेस्ट पर कहलाती है। मेरे ख्याल से सब बच्चे डेफिनेशन नोट कर लेंगे। मैंने बोला है, मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर समय बीतने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं आया है? अपनी सराउंडिंग। अब आपका सराउंडिंग क्या हो गया भाई? आपका सराउंडिंग बेटा आपको छोड़ करके वो सब कुछ जिससे आप घिरे हुए हो वो क्या कहलाता है? आपका सराउंडिंग्स। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे होंगे तो आपके लिए वो किसका काम करेंगे? सराउंडिंग्स का। हो सकता है आपका सोफा सामने रखा होगा, वो किसका काम कर रहा है? सराउंडिंग्स का। आपके कमरे की दीवार आपके सामने होगी, वो किसका काम कर रही है? सराउंडिंग्स का। अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है उसके चारों तरफ के रिस्पेक्ट में समय बीतने के साथ साथ, तो वो बॉडी कहाँ कहलाती है बेटा? रेस्ट पर कहलाती है। क्या सब बच्चों को इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट वी डिफाइन मोशन। सबसे पहले वैसे ही मोशन का भी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं और फिर हम इसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई। इफ देयर इज ए चेंज, if there is a change in the position of a body with respect to its surroundings with the passage of time, then the object or body is said to be in motion। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। If there is a change in the position of a body with respect to its surroundings with the passage of time, then the body is said to be in motion। आपको ये डेफिनेशन नोट कर लेना है। अगर समय बीतने के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का पोजीशन चेंज होता है, क्या किसके साथ किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है? अगेन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग किसको बोलते हैं भाई? आप अपने चारों तरफ को। अब आप बोलेंगे कि मेरे चारों तरफ तो कोई है ही नहीं, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। आपको इतना नहीं सोचना है। आपके कमरे की जो दीवारें हैं, जो कमरे में आपके सामान रखा है, उसके रिस्पेक्ट में भी अगर आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप कहाँ कहलाएंगे? रेस्ट, मोशन में कहलाएंगे। कहाँ कहलाएंगे बेटा? आप मोशन में कहलाएंगे। और अगर आप अपने कमरे के सामान के रिस्पेक्ट में भी अपना पोजीशन समय बीतने के साथ साथ चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ कहलाएंगे बेटा? रेस्ट पर कहलाएंगे। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा रेस्ट पर जब बॉडी थी तो इसमें बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। इट्स क्या लिखेंगे बेटा? पोजीशन। ठीक है भाई। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इट्स सराउंडिंग्स ऐसा लिखा भाई हमने मोटा मोटा। मोशन में क्या लिखा भाई आपने? बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surroundings। मोटा मोटा हमें क्या पता चला? मोटा मोटा हमें यह पता चला कि भाई रेस्ट पे कोई चीज तब कहलाती है जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में। क्या बीतने के साथ साथ? समय बीतने के साथ साथ। क्या समय कभी रुकता है? नहीं बेटे, समय कभी नहीं रुकता है। तो समय बीतने के साथ साथ अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आता है उसके सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, तो बॉडी कहाँ कहलाती है बेटे? रेस्ट पे। और अगर समय बीतने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन में चेंज आता है उसके सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, समय बीतने के साथ साथ, तो बॉडी कहाँ कहलाता है बेटे? मोशन में कहलाता है। अब बात यह आई कि अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बात यह आई कि ये हमें ऑब्जर्व कर कौन रहा है? कौन हमें देख रहा है मेरे रूम में कि मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? तो हम बात कर लेते हैं बेटा एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, और वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। रेफरेंस फ्रेम। क्या नोट करेंगे सब लोग? रेफरेंस फ्रेम।
रेफरेंस फ्रेम, या फिर आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं भाई, ऐसा कोई खास बात नहीं है इसमें। मतलब रेफरेंस मतलब किसके रिस्पेक्ट में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कैमरामैन अंकल मेरे लिए किसका काम कर रहे हैं भाई, कैमरामैन अंकल मेरे लिए किसका काम कर रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम का। क्योंकि अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है समय बीतने के साथ साथ, तो वो उनके रिस्पेक्ट में नहीं हो रही है। अब बात करते हैं, क्या वो अकेले ऑब्जर्वर हैं? नहीं भाई। क्या इस मेरे रूम का पंखा मेरे लिए ऑब्जर्वर का काम नहीं कर रहा? कर रहा है भाई। क्या मेरे रूम का एसी मेरे लिए ऑब्जर्वर का काम नहीं कर रहा है? कर रहा है भाई। तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व कर कौन रहा है आपको, वो डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि हर सिचुएशन में ऑब्जर्वर अलग अलग हो सकता है। तो ऑब्जर्व करने वाला भी कौन होता है भाई? ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी बॉडी होती है। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, आप मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। आप कहां बैठे हैं बेटा? एक बस में बैठे हैं। आप कहां बैठे हैं? बस में बैठे हैं बेटा। बस अभी चल नहीं रही है, बस अभी रुकी हुई है भाई। बस अभी क्या है? रुकी हुई है। और आपके सामने वाली सीट पे मैं भी बैठा हूं भाई, और बाहर से कैमरामैन अंकल हमें देख रहे हैं बस के अंदर बैठे हुए। क्या कर रहे हैं कैमरामैन अंकल? हमें देख रहे हैं दोनों को बस के अंदर बैठे हुए। ठीक है भाई। तो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, मैं आपसे सवाल करूंगा और आपको जवाब देना है क्या, कि क्या कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में बस रेस्ट पे है या मोशन में है? सब लोग बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, बस जो है बेटे वो कहां है? रेस्ट पर है, क्योंकि बस का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में? कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कैमरामैन अंकल को हमने क्या बना दिया हमारी सिचुएशन का? ऑब्जर्वर बना दिया। नई बात समझ आई मेरे ख्याल आप लोग को आगे। ओके, तो बस कहां है बेटे? रेस्ट पे। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि आप बताइए, आप खुद कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में कहां है? रेस्ट पे है कि मोशन में है? तो आपने फिर से जवाब दे दिया भाई कि सर मैं भी तो रेस्ट पे हूं, क्योंकि मेरी भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मैं भी तो वहीं के वहीं बैठा हूं, कैमरामैन अंकल वहीं से देख रहे हैं मेरे को, मैं तो ना तो दूर जा रहा हूं उनसे ना नजदीक आ रहा हूं उनके। अच्छा भाई ठीक है। तीसरे बारी में बात करते बेटा, क्या आपके सर जो आपके सामने वाली सीट पे बैठे थे वो कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में कहां है भाई? ध्यान से सुनिएगा, आपके सर कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में कहां है भाई? रेस्ट पे है कि मोशन में है? तो आपने फिर से जवाब दे दिया कि सर आप तो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, वो भी तो रेस्ट पे हो, आप भी तो रेस्ट पे हो। ठीक है भाई चलो। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। आपको बताना है कि आप कहां हैं, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? बस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में पूछ लिया बेटा मैंने? अब बस के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, मैंने इस बारी कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, मैंने किसके रिस्पेक्ट में पूछा बेटा? बस के रिस्पेक्ट में। तो आपने बोल दिया सर बस के रिस्पेक्ट में भी मैं कहां हूं? रेस्ट पे हूं। बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताइए, आपके सर कहां हैं बस के रिस्पेक्ट में? तो आपने फिर से बोल दिया सर मेरे सर भी तो कहाँ हैं? रेस्ट पे हैं, वो तो मेरे सामने बैठे हैं और बस भी वहीं खड़ी है। ठीक है भाई। अब आपसे मैं अगला सवाल करता हूं, आप खुद कहाँ हैं आपके सर के रिस्पेक्ट में? ध्यान से सोच करके आंसर दीजिएगा। आप खुद कहाँ हैं जो आप सामने वाली सीट पे बैठे सर के रिस्पेक्ट में? आपने फिर से जवाब दे दिया कि सर मैं तो रेस्ट पे हूँ। आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो, इतने सारी चीजें बदल बदल करके पूछ लिया आपने, पर सबका आंसर तो आपने रेस्ट का दे दिया। नहीं बेटे, अगला सवाल जब पूछूंगा तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए ध्यान से। ओके बहुत बढ़िया। क्योंकि इस बारी बस क्या थी बेटा? रुकी हुई थी। अब आगे सेकंड सिचुएशन की बात कर लेते हैं। सवाल ऐसे के ऐसे ही पूछूंगा, बिल्कुल सीक्वेंस में पूछूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब बस क्या कर रही है बेटा? चल रही है। अब बस क्या कर रही है बेटा? चल रही है। ध्यान रखिएगा, बस चल रही है भाई। और बस से बाहर कौन खड़े हैं? कैमरामैन अंकल। और बस के अंदर कौन कौन है? आप और आपके सर आमने सामने की सीटों में बैठे हो भाई। अब आपको जवाब देना है कि कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में बस कहां है?
कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में बस कहाँ है, सब लोग बताएंगे। आपने बोल दिया कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में तो बस किस में है भाई, मोशन में है भाई, क्योंकि बस की जगह, प्लेस, पोजीशन चेंज हो गया है कि नहीं हुआ है भाई, सब लोग बोलेंगे हो गया है भाई, ठीक है भाई, बस मोशन में है भाई, ओके। अब मैं बोलता हूं कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में आप कहाँ हैं, और आप कहाँ बैठे हैं, याद रखिएगा चलती हुई बस में बैठे हैं आप, ओके। तो आपने बोल दिया कि सर मैं भी तो मोशन में हूं, कहाँ हूं भाई, मोशन में हूं। किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में। फिर मैंने आपसे पूछ लिया आपके सर जो आपके सामने वाली सीट पे बैठे हैं वो कहाँ हैं भाई, कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में। तो आपने फिर से जवाब दे दिया भाई कि सर जब मैं मोशन में हूं तो मेरे सर भी तो मोशन में हैं, क्योंकि वो तो मेरे सामने वाली सीट पे बैठे हैं, हम दोनों तो चल रहे हैं बस के साथ साथ, पर कैमरामैन अंकल तो वहीं खड़े हैं, ओके, नो इश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए मेरे को कि आप खुद जो है वो बस के रिस्पेक्ट में कहाँ है। अब ध्यान रखिएगा मैंने सवाल क्या किया है, मैंने इस बार कैमरामैन अंकल के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा चलती हुई बस में, मैंने चलती हुई बस के रिस्पेक्ट में पूछा है कि आप खुद कहाँ हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, आपने क्या बोल दिया बेटे, मोशन बोल दिया, लेकिन मोशन किसका हो रहा है, आपका और बस का दोनों का हो रहा है। ध्यान से, किसका हो रहा है बेटे, आपका और बस का दोनों का हो रहा है। और मैं आपसे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, चलती हुई बस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं। तो चलती हुई बस के रिस्पेक्ट में आप कहां हुए, रेस्ट पर हुए। यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, कई लोगों को समझ नहीं आएगा अब ये कि ये क्या कर दिया सर आपने, मैं तो चल रहा था। लेकिन बेटे ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने इस बार आपसे क्या पूछा कि आप खुद कहां हैं, बस के रिस्पेक्ट में, और बस क्या कर रही है बेटे, चल रही है। तो चलती हुई बस के अंदर अगर आप बैठेंगे तो बस भी तो आपके साथ साथ चल रही है, आपका बस के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना पोजीशन चेंज हो गया है बेटे। किसके रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में जो बस से बाहर है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। अब आप मुझे बताइए कि चलती हुई बस के रिस्पेक्ट में आपके सर कहां हुए। तो आपने बोल दिया सर रेस्ट पर हुए, वो भी जब मैं रेस्ट पे हूं तो मेरे सर भी रेस्ट पे हुए, ओके ठीक है भाई। अब आप मेरे को 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब आप बताइए आप खुद कहां हैं अपने सर के रिस्पेक्ट में, आप खुद कहां हैं अपने सर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सर आपके सामने बैठे हैं और इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बस चल रही है कि रुकी हुई है। आप सर को बैठे हुए देख रहे हैं, सर आपको बैठे हुए देख रहे हैं, तो आप लोग का तो अच्छा इक्वेशन चल रहा है भाई। तो आपने फटाक से क्या बोल दिया, रेस्ट पर है। मैंने क्या समझाने का कोशिश की आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक ही समय पर किसी एक आदमी या किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप कहां हो सकते हैं, रेस्ट पे, और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कहां हो सकते हैं, मोशन में। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक ही समय पर आप किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कहां हो सकते हैं, रेस्ट पे, और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसी समय कहां पर हो सकते हैं, मोशन में। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं बेटा, रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब बिना रेस्ट के ज्ञान के आप मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और बिना मोशन के ज्ञान के आप रेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रेस्ट और मोशन दोनों का ज्ञान होना आपको जरूरी है। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया है। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद का हम कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।